ओके, सो हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था। मतलब इससे प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन किए थे। देन कल हम लोगों ने करते क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। आज हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो 12.2 में क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है दैट अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। अब बेसिकली ब्रूच क्या होता है ना, अगर आप लोगों ने देखा हो तो है ना, ब्रूच बेसिकली अमूमन तो है ना लेडीज यूज करती हैं। जेंट्स कभी कभी ब्रूच यूज करते हैं जब वो 3 पीस सूट वगैरह पहनते हैं ना, तो यहाँ पे पॉकेट जो होती है कियारी पॉकेट, वहां पे वो लोग लगाने के लिए यूज करते हैं ना। अमूमन लेडीज ज्यादा यूज करती हैं ब्रूच जैसी, मतलब बेसिकली क्योंकि एक डेकोरेटिव ज्वेलरी आइटम होता है तो ज्यादा लेडीज इसको ज्यादा यूज करती हैं। सो एक ब्रूच बनाया गया सिल्वर वायर की हेल्प से, किस फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, और उस सर्कल का आपको डायमीटर दे रखा है 35 मिलीमीटर, है ना। ध्यान रखना है यहाँ पर डायमेंशन के बारे में, बहुत ध्यान रखना डायमेंशन का। सो एक सर्कुलर बेटा ब्रूच बनाया गया है। नाउ द डायमीटर ऑफ दिस ब्रूच इज 35 मिलीमीटर, द सेंटर इज O and we can say that the dia is 35 मिलीमीटर, ठीक है। फिर इसमें आगे आपको बोला गया है द वायर इज ऑल्सो यूज्ड मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। मतलब है ना, ऐसे 5 डायमीटर इस ब्रूच में बनाया गया डिजाइन के पर्पज से। जैसे ये पहला ब्रूच आ गया, मतलब सॉरी, ये पहला डायमीटर आ गया, फिर हम एक डायमीटर यहां बना सकते हैं, दूसरा, तीसरा डायमीटर, चौथा डायमीटर और 5वां डायमीटर। मतलब बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे ना सिर्फ 5 डायमीटर बनाया डिजाइन के पर्पस और कोई रीजन नहीं है इसका। सो अब डायमीटर होगा, सबकी लेंथ तो बराबर ही होने वाली है क्योंकि एक सर्कल के अंदर जितनी डायमीटर बना लो सब बराबर ही होते हैं। सो डायमीटर की लेंथ तो आपको दे रखी है 35 मिलीमीटर। आगे पढ़ते हैं क्या पूछा गया। हाँ, ये भी बोला गया कि 10 इक्वल सेक्टर्स में, मतलब ये जो आपका सेक्टर दिखाई दे रहा है, सेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 सेक्टर बराबर हैं। मतलब जो एरिया एक सेक्टर का है वही एरिया हर एक सेक्टर का इसमें आने वाला है। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की, तो ये सारे जो सेक्टर के एंगल है वो सारे बराबर होने वाले हैं। अगर सेक्टर बराबर है तो जो एंगल बनेगा वो भी बराबर ही बनेगा। ओके, अब ये एंगल कैसे निकाला जाए, देखो एक सेंटर पॉइंट के ऊपर जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। इस 360 डिग्री के एंगल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बेसिकली 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर एक सेक्टर का जो एंगल होगा वो हम कैसे निकालेंगे, चेक करना। Therefore angle of each sector will be equal to 360 डिग्री अपॉन 10। टोटल जो एंगल बनता है एक सेंटर पे कंप्लीट 360 डिग्री का, उसको हमने नंबर ऑफ सेक्टर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हर एक सेक्टर का एरिया आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा, 36 डिग्री। तो ये जो यहाँ एंगल दिख रहा है आपको, ये कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। ये हमने इंफॉर्मेशन पहले ही गैदर कर ली, ठीक है। अब आगे पढ़ना क्या दिया गया क्वेश्चन में, वी नीड टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि जिस सिल्वर वायर से हमने ये ब्रूच और ये डायमीटर की डिजाइन बनाई है ना, तो कितना सिल्वर वायर यूज करा गया है। अब अगर आपको ये चेक करना है कि कितना वायर यूज किया, ऑब्जर्व करना। एक तो हमने क्या बनाया, पूरा का पूरा सर्कल बनाया है, तो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है दैट इज 2 पाई r। तो 2 पाई जितना एक तो सिल्वर वायर इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा हमने यहाँ पे कितने डायमीटर बनाए हैं, 5 डायमीटर बनाए हैं। तो 5 डायमीटर में जितना आपका वायर लगेगा वो भी इस्तेमाल किया गया है। तो जो टोटल सिल्वर वायर है वो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, टोटल वायर यूज्ड विल बी इक्वल टू 2 पाई r प्लस 2 पाई r मतलब सर्कमफेरेंस, और 5 डायमीटर आपने यहाँ पे बनाया, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो एक डायमीटर की लेंथ को किसी इंटू कर देंगे 5 से, तो हमारे पास में 5 के 5 डायमीटर की लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। सो प्लस 5 इंटू डी फॉर डायमीटर, ठीक है। सो पाई की वैल्यू यहाँ पे आने के आपको सजेस्ट नहीं करी गई है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इसको 22/7 ले लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22/7
और रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ। अब मैं इसको पॉइंट में निकालने के लिए इसको सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, 35/2, हाफ ऐसे निकालते हैं, प्लस 5 इंटू डी, डायमीटर कितना है 35 ही है, तो 5 इंटू 35। ओके, अब यहाँ पे तीनों की क्या कीजिए, कैंसिल आउट हो रही है, ये 2 से 2 कट रहा है और ये 7 से कट रहा है, यहाँ पे कितनी बार, 5 टाइम्स। सो 22 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 110, प्लस 35 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 175। दोनों को ऐड कर देना, 0 + 5 = 5, 7 + 1 = 8, 1 + 1 = 2, 285 मिलीमीटर। आंसर मिलीमीटर में आएगा क्योंकि आपको यहाँ पर डायमीटर मिलीमीटर में दे रखा है। आप चाहो तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइडिंग इट बाय 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास में 10 मिलीमीटर होते हैं, ध्यान रखना। बट वी डोंट नो कि हमारे पास में आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, पीछे मिलीमीटर में दे रखा है कि सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम तो इसको सिंपली यहीं छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज हमें डायमीटर मिलीमीटर में दे रखा था। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपसे इसमें पूछा गया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ये जो ब्रूच में आपको दिख रहा है 10 सेक्टर, तो आपको हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो हम एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, वही हर एक सेक्टर का एरिया निकल के आने वाला है। सो हम सिंपली एरिया ऑफ ईच सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर that the 5 diameters divide the circle into 10 equal sectors, so we don't need to mention this thing again and again that the sectors have equal area। हम each sector का एरिया निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, सिंपली। so area of each sector will be equal to, सिंपल बेटा सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, θ/360 into पाई r स्क्वायर। थीटा आपके पास में कितना आया, 36 आया, तो 36/360, पाई की वैल्यू 22/7, और r स्क्वायर मतलब ये तो डायमीटर है, रेडियस कितना हो जाएगा 35/2, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 35/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 36 की टेबल में जाएगा 10 टाइम्स, एंड ये 2 से जाएगा 5 टाइम्स, और ये 2 से आएगा 11 टाइम्स। देखते अपने पास में क्या क्या आ गया, यहाँ पे आया 1/5 इंटू 11/7, यहाँ पे स्क्वायर इसको अपन 2 बार लिख देते हैं, 35/2 इंटू 35/2। अब चेक करते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 5 से जाएगा 7 टाइम्स, और ये 7 से 7 पूरा का पूरा आपका कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद 35 into 11, you will get 385/2 into 2 is 4। 385 को 4 से डिवाइड करना, सिंपली डिवाइड करना है आपको, यहाँ पे आएगा 4 9 36, 25 4 6 24 मिलीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना क्योंकि हमारा डायमीटर अभी हमने मिलीमीटर में लिया है, so the area should be in millimeter। so simply हमने यहाँ पे क्या करा, हमें पहले निकालना था कि कितना वायर इस्तेमाल करेगा, तो कितने वायर से मतलब हमें लेंथ निकालनी थी, ध्यान रखना। तो हमने क्या करा है, सर्कमफेरेंस निकाल ली और पांचों डायमीटर को ऐड करके हमारे पास में आ गया वायर यूसेज 285 मिलीमीटर। तो हमसे हर एक ब्रूच का एरिया पूछा गया, तो हमें पता है कि 10 के 10 सेक्टर्स इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है। हमने एक सेक्टर का एंगल निकाल लिया, फिर हमने एक सेक्टर का यहाँ पे एरिया निकाला, इधर हमने लिखा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर मीन 10 के 10 सेक्टर का एरिया कितना निकल के आने वाला है, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे कर जाता है, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट चीज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, आराम से देखना इसको। अब आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है दैट एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, and assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना। भाई देखो, हम सबने ना अम्ब्रेला देख रखी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम सबने अम्ब्रेला देख रखी है, एंड अम्ब्रेला को जब आप ऊपर से देखोगे ना, सो इन्होंने बोला कि आपको ये अज्यूम करके चलना है कि जब आप उस अम्ब्रेला का टॉप व्यू देख रहे हो, तो बेसिकली आपको है ना एक फ्लैट सर्कल के फॉर्म में दिखाई देगी। तो जब आप अम्ब्रेला को ऊपर से देखोगे तो इन्होंने कुछ ऐसी अम्ब्रेला बनाई है आपके लिए, ठीक है, एंड बोला गया कि इसके अंदर ना 8 रिब्स लगी है।
रिब्स का मतलब होता है कि आप सबने देखा होगा कि छतरी के अंदर अम्ब्रेला के अंदर है ना वो लोहे की जो तारें लगी होती है, लोहे की जो वायर्स लगे होते हैं भाई, जो आपका उसका कैनवास का उसका कपड़ा होता है अम्ब्रेला का, उसके अंदर है ना लोहे का वायर लगा हुआ होता है, तो उसको है ना रिब्स बोला जाता है, RIBS रिब्स, ठीक है ना। तो इसमें ये बोला है कि अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, उसके अंदर आपके पास में 8 रिब्स हैं, ठीक है। So this is the center, one first rib, second rib, third rib, fourth rib, fifth and sixth, सेवंथ एंड एट। मतलब ये वाली रिब जो है ना ये एक है, ये दूसरी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अम्ब्रेला। इफ वी अज्यूम इट टू बी अ फ्लैट सर्कल व्हेन इट इज लुक फ्रॉम द टॉप व्यू, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसमें आगे क्या बोला गया है कि assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, तो अगर ये सेंटर है तो बेटा ये हर रिब की लेंथ कितनी रहेगी आपका पास में 45 सेंटीमीटर। सो द रेडियस इज गिवन टू यू एज 45 सेंटीमीटर, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आगे आपको बोला गया कि फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। भाई हमें अच्छे से पता पड़ रहा है कि जो ये सारे के सारे रिब्स आपके बराबर हैं, क्योंकि जब आप एक अम्ब्रेला डिजाइन करोगे तो आप उसको अनइवन शेप तो देने से रहे, एकदम सिमेट्रिकल शेप होता है। एंड अगर ये बराबर के आपके पास में रिब्स हैं सारे के सारे, तो जो एरिया होगा टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच के एरिया का मतलब हो गया कि जैसे मान लो ये और ये दो रिब्स हैं, अगर मैं इनके बीच के एरिया की बात करूं तो ये एरिया, अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सेक्टर। नाउ दिस एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स रिप्रेजेंट अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इस चीज का ध्यान रखना। अपन उसके यहाँ पे लिख भी लेते हैं, हालांकि आपको एग्जाम में इससे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, स्टिल सीखने के पर्पज से मतलब लिख देते हैं। एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स रिप्रेजेंट सेक्टर, ठीक है। एंड मुझे बेटा सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका ये एंगल चाहिए। अब अगेन हम लोगों ने जो अभी वो ब्रूच वाले कंसेप्ट में ब्रूच वाले क्वेश्चन जो हमने एंगल निकाला, हम यहाँ भी वैसे ही में निकालेंगे। टोटल एंगल कितना था, पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री, और यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड करा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। Therefore, angle of each sector will be equal to 360 degree upon 8। जब इसको 8 से कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 8 4 32 45 डिग्री। सो बेटा ये जो आपके पास में सेक्टर एंगल आएगा कितना निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। अब आपको इसी सेक्टर का एरिया निकालना है, इट इज क्वाइट सिंपल, वी जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया बिटवीन टू consecutive ribs will be equal to theta upon 360 into pi r square। so theta हमारे पास है 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई नहीं करेगी, तो हम लोग यहाँ पे 2/7 ही लेने वाले हैं। एंड जो आपको रेडियस यहाँ पे दे रखा है कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 45 into 45। ध्यान रखना यहाँ पे जो आपके पास में आंसर निकल के आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्मेट में निकल के आएगा, ठीक है। सो और से कुछ अलग से मैं दे नहीं रखा। चलो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है। ये 45 से जाएगा कितनी बार 8 बार, 2 से जाएगा 4 बार, 2 से आएगा 11 बार। एंड इसमें बेटा कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, जितना कैंसिल आउट होता है वो हो चुका है। तो सिंपली आपको पहले 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 45 का स्क्वायर वैसे तो हमें याद होना चाहिए, हालांकि अभी तो हाल फिलहाल मुझे याद नहीं है, बट वी कैन फाइंड इट आउट एज इसका स्क्वायर है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है स्क्वायर फाइंड करने की, 2 डिजिट के नंबर की। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 4 5 जा 22 जा 40। ऐसे 5 कॉपी करना, 2 इधर गया कैरी एंड 4 इधर गया
2025। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 इंटू 2025 होल अपॉन 7 4 जा 28। तो बेटा सिंपली 2025 को पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, that will be equal to 2275 होल अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप आराम से है ना 28 से डिवाइड करते रहना। जब आप इसको 28 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आपका डिजायर आंसर मिल जाएगा जो बुक के पीछे दे रहा होगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, ठीक है। सिंपली डिवीजन है, डिवीजन भी नहीं आता तो फिर तो मुश्किल है ना काम चलाना, ठीक है। So this is just a simple question. All we need to do is to find the angle of the sector and then we need to find the area of the sector. Okay, now question number 11. अब चेक करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या दे रखा है। यहाँ पे आपसे बोला गया है that a car has 2 wipers which do not overlap and वाइपर्स आप सबने देखे होंगे, आप सब कभी ना कभी कार में बैठे होंगे, नहीं भी बैठे तो आपने कभी बस देखी होगी, किसी न किसी वैन में बैठे होंगे आप लोग, तो आपने देखोगे इसके जो आगे जो विंडशील्ड पे जो जब बारिश आती है ना तो उसको पानी बढ़ाने के जो वाइपर्स वहां पे लगे होते हैं उस चीज को वाइपर बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है कि एक कार में 2 वाइपर्स हैं जो ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप नहीं करने का मतलब है कि दोनों वाइपर जब आपके है ना एरिया स्वैप करेंगे ना तो कुछ ऐसे स्वैप करेंगे, जैसे मान लो ये रहा आपके पहले वाइपर का एरिया और ये रहा आपके दूसरे वाइपर का एरिया। अच्छी बात ये कि बेटा अगर एक ही कार के 2 वाइपर से दोनों की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, ऐसा नहीं कि एक वाइपर छोटा एक वाइपर बड़ा होता है। एंड बाकी पॉसिबल पता नहीं कस्टमाइजेशन चीज में पॉसिबल है। अब इसमें बोला गया है ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। सो कहने का मतलब है कि ना देखो ये आपका एक वाइपर था तो ये जो आपके पास में लेंथ है कितनी रहेगी 25 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, ध्यान रखना पूरा का पूरा यहाँ तक घूम के आएगा ये। सो ये जो वाइपर होगा इसकी लेंथ भी कितनी होगी आपके पास में 25 सेंटीमीटर और ये वाइपर भी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा घूमेगा, है ना, साफ करने के लिए, ठीक है। फिर बोला गया है कि ईच वाइपर इज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। यहाँ जो स्वीप करने पे जो एंगल बन रहा है ना ये कितना बन रहा है 115 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का मतलब है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। अब पूछा गया है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट वन स्वीप ऑफ द ब्लेड। जैसे मान लो कि आपके दोनों ब्लेड्स हैं, हमने इनको ना एक बार यहाँ पे स्वीप करा और इतने में कितना एरिया आपका इन्होंने स्वीप करा होगा जब ये एक बार मूव करेंगे तो मैं कुल मिला के यहाँ पे दोनों सेक्टर पे क्या करना है एरिया फाइंड करना है। अच्छी बात ये है कि दोनों ही आपके एकदम आइडेंटिकल है तो एक सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हमारे पास टोटल एरिया स्वेप्ट इन वन मूव आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है। रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर और सेक्टर एंगल कितना दे रखा है आपको 115 डिग्री। Now area swept in one time will be equal to 2 into theta upon 360 into pi r square। इसमें आपको पाई की वैल्यू स्पेसिफिक नहीं दे रखी है तो हमें 20/7 लेनी पड़ेगी। तो दिस विल बी 2 सेंटर एंगल कितना है 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 25, तो जब मैं लिखता हूं 25 into 25, ठीक है। एंड अब चेक करते हैं क्या चीज किससे कैंसिल आउट हो रही है, क्या चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही है। देखो ये 2 से जाएगा आपके पास में 180 टाइम्स, ठीक है। देन ये 2 से जाएगा 90 टाइम्स और ये 2 से जाएगा 11 टाइम्स, ठीक है। अगेन बेटा ये आपके पास में 5 के टेबल में जा रहा है 5 टाइम्स और ये 5 के टेबल में जा रहा है आपके पास में 18 टाइम्स। वापस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो और तो कुछ इसमें कैंसिल आउट, हाँ बस इतना ही कैंसिल आउट होगा और कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, ठीक है। हाँ 7 से यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सो मैं ये भी कुछ और कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, ठीक है। इतना ही जो होगा जो भी कैंसिल आउट होगा। 3 के टेबल में आपका 115 नहीं आता, बस 18 ही आता है, नथिंग टू बी कैंसिल नाउ। सो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है
115 into 11, 25 5s are 125 upon 18 into 7। आप बेटा आपके न्यूमरेटर को अलग से मल्टीप्लाई करके लिखना, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिखना, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है ना, आपको फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपको ही करनी है, मुझे नहीं करनी है, आपके काम की है। मैं बस आपको ये चीज बता सकता हूँ यहाँ पर, यही मेन है, क्योंकि कैलकुलेशन तो अल्टीमेटली आपको खुद करनी पड़ेगी, उसको रट ही नहीं सकते। कंसेप्ट आप समझ सकते हो, कैलकुलेशन आप करने का तरीका जान सकते हो जो आप ऑलरेडी जानते हो। 10th क्लास के बच्चों को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आना ही चाहिए, ध्यान रखना। और यूं नहीं कि इसके अंदर आधा घंटा वेस्ट करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एक बार में सही करना और साफ सुथरे से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस विल बी द टोटल एरिया, क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो एक का एरिया है उसको हमने दो बार कैलकुलेट करने से अच्छा है कि एक के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस विल बी द टोटल एरिया स्वेप्ट इन वन टाइम बाय द वाइपर्स ऑफ द कार।